नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज मैं जिस वीडियो को लेके आई हूँ उसमें मैं 3 कंसेप्ट छोटे-छोटे मैंने ऐड्स किए हैं और अब हम उसको समझेंगे। बेसिकली मेरे दिमाग में ये आया कि हम पूरे-पूरे थिंकर्स तो पढ़ ही रहे हैं, पूरे-पूरे कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं और सोशियोलॉजी में अपने जो कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए कि सोशियोलॉजी में मेरा ये कंसेप्ट भी क्लियर है। देखिए सोशियोलॉजी इज़ बेसिकली अ कंसेप्ट क्लियरेंस टाइप ऑफ सब्जेक्ट। इस ये ऐसा विषय है जिसमें कि हमें अपने कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करके ही चलना पड़ता है। तो क्या होता है ना कि जब हम पढ़ते चले जाते हैं तो हमारे कभी-कभी ना छोटे-छोटे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि आप डिक्शनरी के टच में लगातार बने रहिए। जब अगर आप डिक्शनरी के टच में बने रहेंगे ना, तो आपके जो छोटे-छोटे कंसेप्ट हैं वो क्लियर रहेंगे। तो मैं डिक्शनरी से ऐसे-ऐसे कंसेप्ट को लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली कभी-कभी डिक्शनरी से पूरे-पूरे वो लाइन उठ-उठ के आपके एग्ज़ाम में सामने आ जाते हैं। बहुत सारे पेपर्स में ऐसा होता है। तो मैं हिंदी में रावत की डिक्शनरी को फ़ॉलो करूँगी और इंग्लिश में मैं सेज की भी डिक्शनरी को फ़ॉलो करूँगी और ऑक्सफोर्ड की भी डिक्शनरी को फ़ॉलो करूँगी और अगर मुझे बेसिकली इन 2 डिक्शनरी को फ़ॉलो करूँगी और कुछ टर्म्स मैं इधर-उधर से भी देख लूँगी। तो बीच-बीच में जो प्योर-प्योर थिंकर्स और प्योर-प्योर कांसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, बीच-बीच में अब हम छोटे-छोटे कांसेप्ट को भी समझेंगे। मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो 3 कांसेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे द एफ्लुएंट सोसाइटी के बारे में, एफ्लुएंट वर्कर्स के बारे में और एक फेमस कांसेप्ट एलिनिएशन। एलिनिएशन पे तो मैंने सेपरेट पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, तो डिटेल आप वहां से दे सकते हैं और शॉर्ट कांसेप्ट क्लियरेंस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा वीडियो है, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो जो पहला है द एफ्लुएंट सोसाइटी। ओके, इसको हम लोग समझते हैं कि एफ्लुएंट सोसाइटी को हम क्या कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है समृद्ध समाज। ठीक है, समृद्ध समृद्ध समाज, द एफ्लुएंट सोसाइटी। इस टर्म को बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे गैलब्रेथ, इन्होंने यूज किया। इनका पूरा नाम है जॉन के गैलब्रेथ। ठीक है, ये उस सोसाइटी के लिए इस वर्ड को यूज किए, द एफ्लुएंट सोसाइटी फॉर सच अ मॉडर्न सोसाइटी। ऐसे आधुनिक समाजों के लिए इन्होंने यूज किया है विच बिकम वेरी रिच बाय इरेडिकेटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। मतलब ऐसे समाज जो कभी गरीबी के दौर से गुजरे होंगे, बट उन्होंने उस पॉवर्टी को इरेडिकेट करते हुए, उस पॉवर्टी को धीरे धीरे खत्म करते हुए और आज एक रिच सोसाइटी के रूप में स्थापित है, एस्टैब्लिश्ड है। ऐसे सोसाइटी को हम एफ्लुएंट सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। समृद्ध समाज, एफ्लुएंट सोसाइटी नाम से ही इनकी बुक भी है जो इन्होंने 1958 में ये बुक लिखी। तो इट इज समवॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑल्सो। एक नया कॉन्सेप्ट के रूप में हम देखते हैं। तो बहुत एग्जाम में पूछ दिया जाएगा एफ्लुएंट सोसाइटी का कंसेप्ट किसने दिया। तो याद रखिएगा, जॉन के गैलब्रेथ ने अपनी बुक द एफ्लुएंट सोसाइटी 1958 में ये बुक पब्लिश हुई है और ऐसे मॉडर्न सोसाइटी के लिए यूज किया गया विच बिकम वेरी रिच बाय इरेडिकेटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। ऐसे आधुनिक समाज के लिए प्रयोग जो अभाव की समस्या का उन्मूलन करते हुए काफी धनवान हो गए हैं। Such society, in their view, are engaged in publicizing filth and privatizing prosperity। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसे देश, ऐसे जो समाज हैं वो पब्लिसाइजिंग फिल्थ, जो गंदगी का सार्वजनिकीकरण कर रहे हैं। ठीक है, एंड प्राइवेटाइजिंग प्रोस्पैरिटी, और जो समृद्धि है, प्रोस्पैरिटी है, उसका निजीकरण करने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। आपको 3-4 ऑप्शंस भी आ जाएगा कि एफ्लुएंट सोसाइटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या है कि ऐसे जो समाज हैं दे आर इंगेज्ड इन पब्लिसाइजिंग फिल्थ। ठीक है,
जो गंदगी है उसका सार्वजनिकीकरण करने में लगे हुए हैं, एंड प्राइवेटाइजिंग प्रॉस्पेरिटी, और जो समृद्धि है, जो प्रॉस्पेरिटी होती है कि हम कितने धनवान हो गए हैं, हम कितने उन्नत हो गए हैं, इसके प्राइवेटाइजेशन में लगे हैं। A society in which the material benefits of prosperity are widely available, ऐसे समाज जिसमें समृद्धि के भौतिक लाभ व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है, ऐसे समाज, मतलब आप एग्जाम्पल जैसे गैल्ब्रेथ ने इस एफ्लुएंट सोसाइटी का कंसेप्ट यूएसए के कंटेक्स्ट में दिया था, जब ये अमेरिकन सोसाइटी का स्टडी कर रहे थे, तो ऐसे देश के की विशेषताओं का अध्ययन करके इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अ सोसाइटी इन विच द मटेरियल बेनिफिट्स ऑफ प्रेस्पेरिटी आर वाइडली अवेलेबल, मतलब यहाँ पर हम भौतिकतावादी चीजों पे ज्यादा फोकस करने में लगे रहते हैं। ओके, आगे देख सकते हैं, अमेरिकन कॉल्ड द एफ्लुएंट सोसाइटी। अमेरिका को बेसिकली इन्होंने एफ्लुएंट सोसाइटी कहा, और हम अमेरिकन कंट्री को हम एफ्लुएंट सोसाइटी कहते हैं। उसका अमेरिका इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एफ्लुएंट सोसाइटी। द 1950s वॉज कॉल्ड अ टाइम ऑफ एफ्लुएंट सोसाइटी। 1950 का जो दौर था ना, वो एफ्लुएंट सोसाइटी का ही था, वो समृद्ध समाज का ही दौर था, क्योंकि इस टाइम पे जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बहुत तेजी से प्रोडक्शन हुआ। आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जैसे ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़े, तो इस टाइम पे रैपिड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन बहुत तेजी से हुआ। अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, जो उपभोक्तावादी वस्तुएं हैं, उनकी बहुत तेजी से मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ी। इंक्रीज इन एवरेज फैमिली इनकम, अब जो लोग थे वो सभी कमाने लगे। वो दौर हम विमेन एम्पावरमेंट का भी दौर देखते हैं, जब विमेन अपने घर से निकल करके काम करने लगी, और अर्बनाइजेशन का दौर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर ये सब हुआ, तो फैमिली इनकम भी बढ़ी एंड डिक्रीज इन पावर्टी, और इसकी वजह से जो पावर्टी थी, गरीबी थी, वो घटी। तो ऐसे समाज एफ्लुएंट सोसाइटी कहे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल अब क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज एफ्लुएंट वर्कर। अब हम एफ्लुएंट वर्कर किसको कहते हैं? जहां गैल्ब्रेथ ने एफ्लुएंट सोसाइटी का कंसेप्ट दिया था, गोल्डथ्रोप ने, याद रखिएगा, जॉन गोल्डथ्रोप ने, ये स्पेलिंग मैंने लिखी हुई है, इन्होंने एफ्लुएंट वर्कर का कंसेप्ट दिया। गोल्डथ्रोप ने डेविड लॉकवुड के साथ मिलकर के एफ्लुएंट वर्कर का कंसेप्ट दिया। दिस टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय द titles of 3 volumes work by John Goldthorpe and David Lockwood. The study of affluent manual workers in the British car industry was intended to test the embourgeoisment or becoming middle class thesis. देखिए, एक कंसेप्ट है एम्बोर्जियसमेंट का, ठीक है। आपने बॉर्जुइस वर्ड सुना है, प्रोलिटरेट वर्ड सुना है, ये दोनों ही मार्क्स के कंसेप्ट हैं। जो पूंजीपति होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, हम उनको बॉर्जुइस कहते हैं, ठीक है। और जो वर्कर्स होते हैं, जो फैक्ट्री सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, जिनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, दे आर प्रोलिटरेट, वो प्रोलिटरेट होते हैं। यहाँ पर एक कंसेप्ट है एम्बोर्जियसमेंट का, ठीक है, याद रखिएगा, इसको मैं अलग से भी आपको ये कॉन्सेप्ट दूंगी। एम्बोर्जियसमेंट मतलब क्या होता है कि टू बिकमिंग अ मिडिल क्लास, हम किस तरह से लो क्लास से मिडिल क्लास में आ रहे हैं, इस प्रोसेस को एम्बोर्जियसमेंट कहते हैं। तो ये मैनुअल वर्कर का, एफ्लुएंट वर्कर का जो कॉन्सेप्ट आया, इसको गोल्डथ्रोप ने लाया, और ये इनकी जो स्टडी थी वो ब्रिटिश कार इंडस्ट्री पे थी। ब्रिटेन में कार इंडस्ट्री थी, उस पे उनका वर्क था। उसमें जो कारीगर लोग लगे हुए थे, मैनुअल वर्कर्स जो लगे हुए थे, उस पे इनका स्टडी था, और उन्होंने एम्बोर्जियसमेंट का प्रोसेस देखा, मतलब कि जो वर्किंग क्लास है वो किस तरह से मिडिल क्लास की तरफ ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ देती हूँ कि समृद्ध श्रमिक, यह शब्द जॉन गोल्डथ्रोप और डेविड लॉकवुड के नेतृत्व में
1960 1960s के दशक का ये स्टडी है। ब्रिटिश परियोजना से 3 खंडों के शीर्षकों द्वारा लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिश कार आयोग में हाथ से काम करने वाले समृद्ध श्रमिकों के अध्ययन का उद्देश्य एम्बॉर्जुइसमेंट थीसिस का परीक्षण करना था। ठीक है, ये जो एम्बॉर्जुइसमेंट प्रोसेस आया था उसकी ही स्टडी करना था कि क्या वाकई ये लोग मिडिल क्लास की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसा स्टडी करना था उनका। मार्क्सिस्ट थ्योरी सपोज द वर्किंग क्लास इज डिफाइंड बाय इट्स लैक ऑफ ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट जो थ्योरीज होती है वो क्या होती है कि वर्किंग क्लास वो क्लास है, वो वर्किंग क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं कि वर्किंग क्लास वो क्लास है जिनका ओनरशिप पे कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब जो मालिकाना हक होता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होना है, कितना बिक्री होगा, उस जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उसका रेट क्या होगा, ये सारी चीजों पे जो कंट्रोल होता है वो बॉर्जुइस का और कैपिटलिस्ट का होता है। वर्किंग क्लास का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ये कहती है। The embarrassment alternative is that attitude and behavior influenced more by wealth than by ownership and control. एम्बॉर्जुइसमेंट प्रोसेस में जो होता है जब मतलब वर्किंग क्लास जो मिडिल क्लास में ट्रांसफर हो रही होती है, इस प्रोसेस में बेसिकली उनका ओनरशिप से कोई मतलब नहीं होता है कि हमारा बहुत ज़्यादा ओनरशिप हो, हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो। वो बेसिकली कंसंट्रेट होते हैं कि हमारा वेल्थ में कितना, मतलब हमें धन का लाभ कितना हो रहा है, वर्किंग क्लास को धन का लाभ कितना हो रहा है, बेसिकली दे जो है वो है उनका कॉन्सेंट्रेशन उस पे होता है। As workers become paid, they will become more like middle class. अब चूंकि वर्किंग क्लास को, चूंकि 1960s का दौर था, 60s में जो वर्किंग क्लास था उसको थोड़ा अधिक मिलने लगा, क्योंकि उनका पूरा कंसंट्रेशन इसी पे था कि हमें धन की प्राप्ति कितनी मिले, मतलब हम अगर अपना श्रम दे रहे हैं तो हमें कितना धन मिले, हमको भैया ओनरशिप से कोई मतलब नहीं है, हमें कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है, आप कंट्रोल अपने पास रखो, आप ओनरशिप अपने पास रखो, अरे भाई जितना मेहनत कर रहे हैं उतना वेल्थ गेन तो हो मुझे। ये चीज वर्किंग क्लास के मेंटालिटी में आया, जिससे कि उनको ज्यादा पेड होने लगा, वो ज्यादा मतलब उनको पे होने लगा और धीरे धीरे वो वर्किंग क्लास से मिडिल क्लास में आने लगे। These workers had become more like the middle class in some respect. अब ये वर्कर ज्यादा हमें मिडिल क्लास की तरह दिखाई देने लगे, मतलब buying their own houses, वो खुद अपना घर खरीदने लगे, फेवरिंग डोमेस्टिक ओवर कम्युनिटी लेजर्स एक्टिविटीज, जो लेजर्स एक्टिविटीज होती है, जो मतलब एक प्लेजर देने वाली जो एक्टिविटीज होती है उस पे वो खर्च करने लगे। बट स्टिल दे कंटिन्यू टू वोट फॉर द लेबर पार्टी। वो वर्किंग क्लास से मिडिल क्लास में ट्रांसफर तो होने लगे, बट स्टिल वो अभी भी लेबर पार्टी को ही वोट देते थे, मतलब उनका झुकाव स्टिल अभी भी ट्रेड यूनियंस की तरफ ज्यादा होता था। तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम एम्बॉर्जुइसमेंट कहते हैं। रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रेडिशनल कम्युनिटी लॉयल्टीज। अब क्या होने लगा, एम्बॉर्जुइस प्रोसेस में क्या होने लगा कि जो वर्किंग क्लास मिडिल क्लास में गया था उसका जो ट्रेडिशनल एक अफेक्शन होता था अपने यूनियन से, वो ट्रेडिशनल जो लॉयल्टीज होती थी, मतलब एक परंपरागत एक जो ईमानदारी होती थी अपनी कम्युनिटी से, वो ब्रेक होने लगी और रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ आ गए, मतलब तार्किक सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ आने लगे, मतलब तर्क ढूंढने लगे कि अगर हम अपनी कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो हमें कितना लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। अब ऐसा सोच के, मतलब एक होता है ना कि हम जोश में आकर के, जैसे अगर आपके दोस्त लोग कुछ गलत भी करते हैं तो आप लड़ने चल देते हैं ना अपने टीम के लिए, यार चलो चलो हम है ना, देखते हैं कौन बिगाड़ेगा, ये वाली फीलिंग आती है ना। तो वैसे ही वर्किंग क्लास में फीलिंग थी अपने यूनियन को लेकर के। बट धीरे धीरे जब एम्बॉर्जुइसमेंट का प्रोसेस हुआ, धीरे धीरे वो मिडिल क्लास की तरफ जाने लगे, वो रैशनल थिंकिंग की आगे कि अच्छा मैम इनका साथ देंगे तो मेरा ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, दिस इज कॉल्ड अ रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट। ये जागने लगा कंपैरेटिवली टू द ट्रेडिशनल कम्युनिटी लॉयल्टीज। ओके,
तो ये चीजें होने लगी। इंस्ट्रूमेंटल कलेक्टिविज्म हैड रिप्लेस्ड क्लास सॉलिडारिटी। जो क्लास सॉलिडारिटी का कंसेप्ट होता है, जो वर्ग सादृश्यता और एक मजबूती का कंसेप्ट होता है कि हम अपने वर्ग के लिए कुछ भी कर लेंगे, अपने क्लास के लिए कुछ भी कर लेंगे, वो धीरे धीरे अब चेंज होने लगा। तो ये था पूरा एफ्लुएंट वर्कर्स, इनको हम एफ्लुएंट वर्कर्स की कैटेगरी में रखें। अब थर्ड जो कॉन्सेप्ट है वो एलिनिएशन का है। आप समझ चुके हैं इस कंसेप्ट को, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया, फिर भी चूंकि मैं छोटे छोटे कंसेप्ट लेके चल रही हूँ तो मैं इसको समझा रही हूँ। एलिनिएशन क्या है? इन अ वाइडर यूज द टर्म मीन्स इम्प्रॉपर लॉस और डिटैचमेंट। अगर हम बहुत वाइडर इस्तेमाल करें, एक बड़े एंगल से खोजने की, तलाशने की कोशिश करें, तो अलगाववाद जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब होता है कि एक दूसरे से या किसी विशिष्ट स्थिति या प्रक्रिया से विमुखता, कि हम कैसे एक दूसरे से अलग हट रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनली, और ये एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में यूज होता है। आप इंग्लिश ग्रामर जानते हैं तो आप एक्टिव और पैसिव जानते होंगे। तो जब ये ओरिजिनल, इसका ओरिजिन हुआ, मतलब जब ये ओरिजिनली ये वर्ड जब एस्टैब्लिश हुआ था, तो हम इसको कहते थे टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से कोई चीज रिमूव कर देना। बट जब पैसिव फॉर्म में ये यूज होने लगा, और आज भी हम इसका ज्यादातर पैसिव फॉर्म ही यूज करते हैं, इसका मतलब होता है मीनिंग टू बी एलिनिएटेड, मतलब हम कितना किसी चीज से विमुख होते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, दूर हटते जा रहे हैं। तो एलिनिएशन वॉज द स्टेट ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर ह्यूमन रिलेशन। तो अलगाववाद का मतलब क्या होता है कि जब मानवीय संबंध बहुत जैसे होने चाहिए वैसे न रह जाए। ओके, द वर्ड वॉज पॉपुलराइज बाय कार्ल मार्क्स। इस शब्द को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज, इस वर्ड को हीगल ने दिया, बट पॉपुलराइज होता है ये मार्क्स से। मार्क्स की जब मार्क्स का 1970 में एक वर्क आता है, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844, इसके डिस्क्रिप्शन में ये शब्द निकल करके सामने आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एलिनिएशन में किन किन चीजों का मीनिंग छुपा हुआ है? एलिनिएशन में जो मीनिंग छुपा हुआ है वो है लैक ऑफ मीनिंगलेस, मतलब अर्थहीनता का भाव, जिस चीज में कोई मीनिंग ना रह जाए। सेंस ऑफ पावरलेसनेस इन कंट्रोलिंग द सोशल इन्वायरमेंट, कि जब हमारा जो सामाजिक परिवेश है, जब हम उसे कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है, शक्तिहीन अपने आप को समझे, तो वो एलिनिएशन है। और सेंस ऑफ अनबिलोंगिंगनेस, असंबद्धता का जब हमारे पास फीलिंग हो, जिससे हम कोई जुड़ाव ही महसूस ना करें, तो ये अनबिलोंगिंगनेस की फीलिंग जो है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एलिनिएशन। ठीक है, इस अवधारणा का प्रयोग प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल ने सर्वप्रथम किया था अपनी कृतियों में, लेकिन यह व्याख्या दर्शन शास्त्री थी। जो हीगल ने एनालिसिस किया था एलिनिएशन वर्ड का, वो फिलोसफिकल मीनिंग थी। और हीगल ने जो अलगाव शब्द का प्रयोग किया था वो इस तरह से किया था कि मानव की चेतना ही उस खाई को इंगित करने के लिए किया जाता है जो यथार्थ और आदर्श विश्व के बीच होती है। हीगल ने कहा था कि जो एक तरफ हमारा यथार्थ है, मतलब एक तरफ फैक्ट है, और एक तरफ जो है वो आदर्श है, आइडियोलॉजी है, उसके बीच की जो चीज है, इसके लिए उन्होंने एलिनिएशन वर्ड दिया था, अलगाव वर्ड दिया था। मतलब क्या है और क्या होना चाहिए, क्या है एक्चुअल, क्या चीजें हैं और क्या होना चाहिए, उसके बीच में जो चीजें आती हैं वो एलिनिएशन है। ऐसा हीगल ने इसकी व्याख्या की थी। In pre-capitalist society, the making of objects for one own use, ठीक है, was properly human. In capitalist society, because the workers do not own the means of production but have to sell their labor, they are alienated. देखिए, जो प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती थी उसमें हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई चीज का प्रोडक्शन करते थे, बट जब धीरे धीरे कैपिटलिज्म आया तो कैपिटलिज्म में हम जो वर्कर्स था उसका अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, मतलब जो बॉर्जुइस बोल दिए वैसे ही इनको करना था। तो 4 तरह के एलिनिएशन दिखाई दिए लेबर में। ठीक है, जो लेबर क्लास था
उसमें 4 तरह के अलगाव दिखाई दिए। मतलब पहला वो देखे कि फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर वर्क, जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनसे धीरे-धीरे उनका अलगाव होना शुरू हुआ। मतलब जो वस्तु बना रहे हैं उससे अलगाव शुरू होने लगा। क्यों? क्योंकि उन जो वस्तु वो खुद बना रहे हैं उस पे उनका कंट्रोल ही नहीं रहा। अरे भई, आप कोई चीज़ अगर बना रहे हैं, आप हलवा बना रहे हैं और आपको आपको अधिकार नहीं दिया जा रहा है कि आप उस हलवे को खाएँ, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा ना। तो यही है कि जिस प्रोडक्ट को वो बना रहे थे, उस पे उनका कोई कंट्रोल ही नहीं। तो एलिनिएशन होने लगा, वो विमुख होते चले गए उस प्रक्रिया से। दूसरा चीज़ हुआ फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ, बिकॉज़ वर्कर इज़ नो लॉन्गर अ क्रिएटिव एक्ट बट मेयरली अ कमोडिटी दैट इज़ बॉट एंड सोल्ड। अब जो प्रोडक्शन का तरीका है, ठीक है? एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उससे भी उनका एलिनिएशन होने लगा, क्योंकि अब उनको अपनी मर्जी का करना ही नहीं था। बॉर्जुइज या कैपिटलिस्ट क्लास कह दे रहा है कि तुम इतने बाई इतने का प्रोडक्ट बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे, एकदम ऐसे ही उसको सुंदरता का उसका रूप दोगे, उसका सुंदरीकरण करोगे, ब्यूटिफिकेशन करोगे, मतलब अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं। तो फिर क्या रह गया उससे भी, है ना? अगर आपको किचन में छोड़ दिया जा रहा है कुछ बनाने के लिए और सामने कोई खड़े होके कह रहा है इतना चीनी डालो, इतना चाय पत्ती डालो, इतना ही घी डालो, अरे 1 चम्मच हिलाओ, 2 बार हिलाओ, अब आपका मन लगेगा? कभी नहीं। आप कहा जाता है ना कि किचन में जिसको आप भेज दिए वो मन से जा रहा है, आप छोड़ दीजिए, इंटरप्शन मत करिए। मैं लेडीज़ हूँ तो मैं ये एग्ज़ाम्पल दूँगी। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं, अब चलिए मेल्स के लिए, कार ड्राइव कर रहे हैं और बगल में बैठ के आपको कोई इंस्ट्रक्ट किए जा रहा है, अरे अरे अरे, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, ऐसे चलाओ, अभी ब्रेक मारो, इतना तेज चलाओ, इतना स्लो चलाओ, तो आप चुप रहो, चलाने दो मुझे, आप कस के भड़क जाएंगे, है ना? तो यही चीज है कि आपका धीरे धीरे फिर आप एलिनिएटेड होते चले जाएंगे। वही हुआ कि एक्ट ऑफ प्रोडक्शन से वो उनका एलिनिएशन हुआ। थर्ड है फ्रॉम देयर स्पीसीज बीइंग, जो पूरी ह्यूमन स्पीशीज है ना, जो अपने वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनका एलिनिएशन हुआ और धीरे धीरे अपने आप से भी एलिनिएशन होने लगा। उनका सोशल रिलेशंस ब्रेक होने लगा, उनकी मार्केट रिलेशनशिप कुछ भी नहीं रही, बाइंग और सेलिंग पे कोई उनका कंट्रोल नहीं रहा। तो एलिनिएशन के ये 4 स्टेप हैं। हमेशा ये पूछा जाता है फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन, फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, फ्रॉम द सेल्फ, फ्रॉम द स्पीसीज बीइंग एंड फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम सेल्फ। ठीक है? एरिक फॉर्म का एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है कि एलिनिएशन से रिलेटेड कुछ पूछे और पूछ दे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। बड़ा आजकल नेट वगैरह में सीधे सीधे स्टेटमेंट पूछ दे रहा है, पता नहीं क्या पेपर है हो रहा है। तो एरिक फॉर्म ने इस संदर्भ में लिखा है कि अलगाव की स्थिति में व्यक्ति अपने आप को एक गई बीती वस्तु समझता है, कि जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई एक आधार नहीं है, गई हुई ना, जिसका कोई लेवल नहीं होता है। ये चीज कहा जाता है कि अलगाव में व्यक्ति अपने आप को एकदम गई बीती हुई स्थिति में समझता है और अपनी शक्तियों और समृद्धि का कर्ता वह खुद को नहीं समझता, और कहता है कि जो शक्ति उसके पास है, जो समृद्धि उसके पास है, उसमें उसका खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी पूरी तरह से बॉर्जुइस के क्लास के कंट्रोल में है ना, कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में है। तो उसका कोई अपना कहा जाता है ना, अपना कोई एक स्टेटस ही ना हो। तो ये 3 टर्म मैंने आपको आज समझाए, एफ्लुएंट सोसाइटी, एफ्लुएंट वर्कर एंड एलिनिएशन। तो ये 3 कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको परेशान अब आगे नहीं करेंगे। आप पूरे अच्छे से सुनिए इस चीज़ को और फिर समझने की कोशिश करिए। मैं फिर कुछ कॉन्सेप्ट को लेके जल्दी ही मिलूंगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।